अब अर्शद जमाल साहब, यहाँ से निकल के जब बिहार हम पहुँचते हैं तो बिहार की कुछ राजनीतिक स्थिति में थोड़ा उथल पुथल हुआ है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो गया कि तेजस्वी यादव के पक्ष में सरकार जा रही है, मतलब उनको सरकार मिल सकती है? देखिए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जो पाप किया था, पाप का तो घड़ा भर गया, तो जाहिर सी बात है घड़ा फूटेगा। अब अर्शद जमाल साहब, यहाँ से निकल के जब बिहार हम पहुँचते हैं तो बिहार की कुछ राजनीतिक स्थिति में थोड़ा उथल पुथल हुआ है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो गया कि तेजस्वी यादव के पक्ष में सरकार जा रही है, मतलब उनको सरकार मिल सकती है? देखिए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जो पाप किया था, पाप का तो घड़ा भर गया, तो जाहिर सी बात है घड़ा फूटेगा। वही हुआ है। आप सोचिए कि लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने कितना बुरा हाल कर रखा था। न रास्ते में किसी प्रवासी मजदूर को खाने के लिए मिल रहा था, न पानी मिल रहा था, न जगह मिल रही थी। बिहार के लोग सबसे ज़्यादा थे, चूँकि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा दूसरी जगहों पे जाके मुलाजमत करते हैं, सबसे ज़्यादा वही थे। पैदल 1100 किलोमीटर का सफ़र पैदल लोगों ने किया है। एक एक पेट में बच्चा ले लेके 8-8, 6-6 महीने का बच्चा ले लेके औरतों ने सफ़र किया है। औरतों ने रास्ते में पैदल सफ़र कर रहे हैं, सड़क पे बच्चों की डिलीवरी हुई है, माओं की डिलीवरी हुई है। क्या वो लोग दिन भूल जाते हैं? वहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में 15 साल से नीतीश जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कभी उनको समझ में आया कि स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ की क्या है? एक सड़क बना लिया तो उस पर बड़ा इतना रहे, अरे सड़क से गरीब आदमी को रोटी मिलने वाली है, सड़क भी हमारी ज़रूरत में शामिल है। मगर वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था का वही हाल है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम आपने नहीं किया, रोज़गार का कोई इंतज़ाम नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि 19 लाख रोज़गार हम दे देंगे, जब तेजस्वी कह रहे हैं कि 10 लाख हम रोज़गार देंगे। तो यानी कह सकते हैं कि लॉकडाउन और सरकार की जो बेरोजगारी, उसी का रिएक्शन नहीं है। लोग कहते हैं कि तेजस्वी की समझदारी है। एक अकेला नौजवान 31 साल, जिसने अभी दुनिया के बहुत सारे रंग भी नहीं देखे यार, अभी तो उसने दुनिया के बहुत सारे रंग भी नहीं देखे हैं। पता नहीं उसकी शादी भी हुई है कि नहीं, अभी मैं जानता नहीं। ऐसा लेकिन आप सोचो कि जेल में रहने की संपत्ति की वजह से नहीं, अगर संपत्ति का मामला होता तो उनकी फोटो लालू जी की सबसे ऊपर लगाई जाती, राबड़ी की सबसे ऊपर लगाई जाती। इसका मतलब ये हुआ कि लालू जो जेल में है उसकी संपत्ति का कोई मामला नहीं गेन करने का, क्योंकि गेन अगर होता उससे तो उनकी फोटो पहले आगे लगाई जाती। ये कोई संपत्ति मैं इसको नहीं मानता। पूरा टीवी चैनल इसी पे लगा हुआ है जो बात आप कर रहे हैं कि बड़ा तेजस्वी ने कमाल कर दिया। तेजस्वी का इसमें कोई कमाल नहीं है, इसमें सारा कमाल मोदी जी की सरकार का है और लॉकडाउन का रिजल्ट है। नहीं, मोदी जी की सरकार का सारा कमाल है। और जो बिहार में 15 साल की सरकार उनकी रही है, क्या नाम है उनका, मुख्यमंत्री जो रहे हैं, नीतीश जी का कमाल है। ये खाली मोदी जी का, नीतीश जी का कमाल है। इनके पापों की वजह से ऐसा हुआ है, जनता नाराज हुई है। भाई वो तेजस्वी कैसे अचानक इतना बड़ा कमाल कर जाएगा? लेकिन लोगों को तेजस्वी के नौजवान होने पर उसे कहीं ना कहीं नाराज़गी का इजहार करना था, तो उस नाराज़गी के इजहार में एक सच्चा आदमी उसको मिला। लालू ने सामाजिक नाबराबरी की लड़ाई लड़ी थी और वो उसी बात का समय था, उस वक्त उसी की ज़रूरत थी, सामाजिक नाबराबरी का उस समय था जब लालू आज के 30 साल 25 साल पहले जब अपने कार्यक्रम चला रहे थे। लेकिन आज सामाजिक नाबराबरी का समय नहीं है, आज समानता का समय आ गया है, ताकि समान तरीके से सबको शिक्षा मिले, समान तरीके से सबको रोज़गार मिले, समान तरीके से सबका सम्मान हो। भाई आपको याद होगा ना कि एक यतीम खाने में जो लड़कियां रहती थीं, अनाथालय में, उन लड़कियों के साथ रेप हुआ था जी। उसमें मंत्री का नाम आया था जी। वो जेल गए, जिस पे बोले कभी नीतीश, कभी बोले मोदी जी इस पर? 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है और उस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उन्हीं के घर का मामला था तो आवाज़ नहीं उठी। तो आप क्या समझते हैं कि आप अगर अपने घर में पाप हो रहा हो चुप रहेंगे तो जनता भी चुप रहेगी? जनता ने सबक सिखा दिया। और अभी मेरा गारंटी है कि अभी 30-35 सीट दे रहे हैं ना, ये तेजस्वी की जो महागठबंधन है, महागठबंधन की 180 सीट आएगी, आप देखिएगा। गलत अभी भी आंकड़ा दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहुत नाराज़गी वहाँ की जनता में। हम लोगों से बात होती है ना, वहाँ जाके राम मंदिर की बात की गई, जहाँ पूरा जाके इनका जो अंतिम फार्मूला है हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का, अंतिम दाव भी चल दिया कम्युनलाइज करने का, फिरका परस्ती फैलाने का। ये शोभा देता है क्या एक प्रधानमंत्री को कि दो युवा आ गए उनका मजाक उड़ा रहे हैं आप? ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री को अपनी योजनाओं के बारे में बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब वहाँ गए तो उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि आगे उनकी क्या योजनाएं हैं बिहार के लिए। तो बिहार के लिए तो आपने योजना बताई नहीं कि आपने कौन सा बजट दे दिया उनको, कौन सा प्रोजेक्ट दे दिया। उससे ज़्यादा योजनाएं
तो प्लान इन्होंने बता दिया, तेजस्वी ने। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वो गए उनके मीटिंगों में, तो लोग नारा लगा रहे हैं उनके खिलाफ, तो उनको बुरा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बिहार में रिजल्ट आ रहा है, बंगाल में भी यही स्थिति होगी या? बिल्कुल वही होगी भाई। इनका धीरे धीरे पोल खुल रहा है ना, कि खाली अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के मन की बात सुनते ही नहीं है भाई। आप दूसरे के मन, आप खाली आप बनवे है। ये मेरा कहना है कि न कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। आप अमेरिका में देखिए चुनाव हुआ है, चुनाव के दिन ट्रंप राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति भवन में कुछ गलत बात बोल रहे थे, उनका लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया टीवी वालों ने। यह मुमकिन है क्या? कभी आप 6-7 साल हो गया माननीय प्रधानमंत्री जी कभी मीडिया के सामने आए? सिर्फ आप बोलेंगे, सवालों का जवाब नहीं देंगे। जो जिम्मेदारी की कुर्सी पे है, चाहे वो प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसकी जवाबदेही उस क्षेत्र में बनती है। तो मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि भाजपा के नेताओं को जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो जवाबदेह हैं और उनको जवाबदेही करनी पड़ेगी, और नहीं करेगी जनता समझ रही है। अच्छा, एक सवाल भाई, आप राम मंदिर की बात जाके वहां कर रहे हैं, कहाँ किसको आपत्ति है राम मंदिर पर? राम मंदिर पर तो मुसलमानों को आपत्ति नहीं है। एक सवाल का जवाब दीजिए जी, कि अगर कभी आपको किसी बड़े पद का लोभ देके बीजेपी में बुलाया जाए, आप क्या करेंगे? पॉलिटिकल लाभ देखेंगे या बीजेपी की कुनीतियों को देखते? देखिए, बीजेपी पार्टी से कोई हमारा झगड़ा थोड़ा ना यार। बीजेपी पार्टी की जो नीतियां, उससे ना झगड़ा है। और जहां तक आप दूसरी पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टी में तो मैं तो एक के पार्टी में जन्मा, इसी में हूं। मैं तो कभी दल बदला ही नहीं, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो चाहे घाटा हो, चाहे जीतें चाहे हारें। तो मगर कभी निर्दल चुनाव लड़ने की वजह क्या रही है आपकी? कब निर्दल चुनाव लड़ा? सांसदी वगैरह ना ही। हमने सांसदी का समाजवादी पार्टी के सिंबल में 2009 में चुनाव लड़ा था। और जब और निर्दल हम लड़े एक मरतबा चेयरमैन का, जब जीते हम 2009 में, तो पार्टी ने सिंबल नहीं दिया था, तब हम निर्दल लड़े थे। एक मरतबा सभासदी का चुनाव निर्दल लड़े, तो पार्टी ने सिंबल नहीं दिया था, तब लड़े हम। लेकिन पार्टी के हम तो भाई वफादार आदमी, आपसे दोस्ती हो जाएगी तो आपसे दोस्ती भी वैसे ही हम निभाएंगे। हमारा नेचर है कि वफादारी और बेबाकी और जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये हमारा बचपन से मिजाज है। और मैं समझता हूँ ऊपर वाले की मेहरबानी आ जाए तो असदुद्दीन अवैसी साहब को लोग भाजपा का एजेंट कहते हैं, आपकी क्या राय उनके लिए? नहीं, मैंने भी सुना कि बिहार चुनाव में उन्होंने कैंडिडेट लड़ाए, तो इस पर बहुत सारी बात कही, लेकिन मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग भी अपनी पार्टी बना के चलाते हैं, तो चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों ना हो, तो उन्हें अपनी पार्टी को ग्रोथ करने के लिए, अपनी पार्टी की पहचान बनाने के लिए कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो अगर उन्होंने बिहार में जाके, हाँ, समाजवादी पार्टी ने वहाँ उम्मीदवार नहीं उतारा, ये सवाल कोई नहीं कर रहा है कि समाजवादी पार्टी ने आखिर अपना उम्मीदवार बिहार में क्यों नहीं उतारा, तो इस सवाल, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसलिए नहीं उठाया कि वहाँ समाजवादी पार्टी चाहती थी कि वहाँ वोट, जो नॉन कम्युनल वोट्स हैं, वो बटे ना, फिरका परस्ती के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं वो एक जगह रहें, इसलिए हमने कोई उम्मीदवार नहीं उठाया। आज जहाँ भी बीजेपी के खिलाफ जो उम्मीदवार जीत रहा था, उसकी समाजवादी पार्टी ने मदद की, और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो यूपी के लिए क्या योजना रहेगी, ऐसे ही कुछ रहेगा या? देखिए, आपका सवाल जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए था, वो यूपी में भी आगे, देखिए कोई कहीं भी जाके लड़े, उस पर रुकावट नहीं डालनी चाहिए। वो उनकी अपनी पार्टी की पहचान बनाना है, वो बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक काबिल सीनियर लीडर हैं और वो बेहतर समझते हैं, और उनका जो निर्णय होगा। समाजवादी के लिए हमारा सवाल है ये कि जैसा फैसला समाजवादी के लिए बिहार में समाजवादी ने लिया था, यूपी के लिए भी ऐसी ही कुछ स्कीम रहेगी या? नहीं, यूपी की तो हम ही मेन पार्टी हैं, हम तो सत्ता में रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ चुनाव न लड़ने का क्या सवाल है। हम तो बहुमत की सरकार बना चुके हैं, 4 बार समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री रह चुका है। यहाँ तो हम लड़ेंगे। अब ये कि जिन पार्टियों को हमने वहाँ समर्थन किया, उन पार्टियों का फर्ज बनता है कि वो समाजवादी पार्टी ने जो उनके साथ काम किया, वो भी इस पर विचार करें। हम उसके शर्त थोड़ी रख रही है, तो पार्टी तय करेगी कौन समर्थन करेगा कौन नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आपने देखा कि हमारे बीच में अभी पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल साहब मौजूद थे। बड़े बेबाक अंदाज से बुरी बातों को भी खूबसूरती से घुमा करके ये बताते हैं, बुरी बात भी अच्छी लगने लगती है। और यहाँ तक कि हमने इनके घर से संबंधित भी सवाल कर दिया, इनके ऊपर खुद तलवार लटक रही है, लेकिन दूसरे की तलवार को ये देखते हैं। इसलिए हमने ख़ास सवाल किया था। इनको ये दिल दिमाग में बात चेयरमैन साहब के मौजूद है कि कभी भी इनका मकान सरकार गिरा सकती है, मान के चलते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना ये है कि इस तरह के समाचार पर सरकार का एक्शन रिएक्शन क्या होता है,
दोषियों के विरुद्ध जांच करके कार्रवाई करती है, या इस तरीके की भ्रामक सूचना देने वाले जो सरकार को भी जो गुमराह करके मुख्तार अंसारी का सहयोगी बता रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, या कि वास्तव में जो मुख्तार अंसारी के समर्थक उन पर कार्रवाई करती है। भारतीय पत्रकार संघ के चूंकि संगठन मंत्री अमेरिकी चुनाव, अब खास बात देखिए, जाते जाते एक बात, हिंदुस्तान तो हम घूम चुके हैं, अब थोड़ा चलते हैं अमेरिका, जहां हमारे मोदी जी होके आए हैं। मतलब अपना मकामी भी हो गया, प्रदेश का भी हो गया, और अब अमेरिका भी चला जाए थोड़ा। अमेरिका में जाना ज़रूरी इसलिए है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब जब तक कार्यकाल में थे बड़ा चर्चा का विषय रहते थे। कभी मुस्लिमों को प्रतिबंधित कर देते थे तो कभी गलत बयानी से, और ख़ुद कुछ गलत बयानी कर रहे थे तो कार्यकाल के दौरान उनका वीडियो ब्रॉडकास्टिंग रोक दी गई थी। सारी प्रकरण से आप भली भांति अवगत हैं, और चुनाव हार गए हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या लगा आपको इनका हारने की वजह? देखिए, जो बिहार का चुनाव जो है वहाँ भी कम्युनलिज्म मार खाया, फिरका परस्ती मार खाई, और जो अमेरिका का चुनाव हुआ है वो भी फिरका परस्ती वहाँ भी मार खाई। डोनाल्ड ट्रंप नस्लवाद, उनके ज़माने में देखिए कितना कालों के साथ कितना भेदभाव किया गया। उनके ज़माने में मुस्लिमों की कई मस्जिदों पे नमाज पे पाबंदी लगाई गई, बहुत सारे देश के लोगों को अपने देश में प्रवेश पर रोक लगाई गई, तरह तरह के। तो उन्होंने भी जो उनके अंदर जो फ़िरका परस्ती का जो उनका मिजाज था उसी ने नुकसान पहुंचाया। अमेरिका में देखिए ओरिजिनल लोकतंत्र अगर कहीं है तो वो अमेरिका में है, आप समझ लीजिए। हमारे देश में भी लोकतंत्र बहुत, पाकिस्तान अफला ढका देशों से तो 100 गुना अच्छा हमारे देश में लोकतंत्र है, लाख बुराई के बाद भी। लेकिन अमेरिका में और भी ज़्यादा आज़ादी है पत्रकारों को या तमाम लोगों को। तो वहाँ के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि जो नस्ल भेद है या जो फ़िरका परस्ती आप फैलाते हैं धर्म के नाम पर, उस पर लोगों में जो नाराज़गी थी, उसका जो रिएक्शन था, आप आंकड़ा देखेंगे तो 25% लोग नस्ल भेद के विरोध में वोट दिया है वहाँ लोगों ने। 20% लोगों ने वहाँ हेल्थ के ऊपर वोट दिया है। वहाँ हेल्थ का बड़ा महत्व है, वहाँ इलाज बहुत महंगा है। अमेरिका में इलाज बहुत महंगा, आम आदमी के बस का नहीं है। वहाँ इलाज का सब इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस कंपनियों का बहुत घोटाला होता है। यहाँ कहाँ इलाज, यहाँ तो अस्पताल में कुछ है ही नहीं है। तो 20% उस पर लोगों ने दिया है। इसके अलावा 20% और भी जो मुद्दे उनके स्वास्थ्य के मुतालिक हैं, शिक्षा के मुतालिक, उस पर दिया है। तो वहाँ मुद्दे यही सब हैं। तो जो कुछ वहाँ चुनाव हुआ है तो उसका रिजल्ट यही है। अब ये जो बाइडन आए हुए हैं तो बाइडन ने बहुत साफ बात कर दी कि हमें न सरहदों से मतलब है, न हमें ज़ुबान से मतलब है, न हमें रंग और भेद से मतलब है। जो भी अमेरिका में रह रहा है, चाहे किसी भी कौम का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी धर्म का हो, जो अमेरिका में रह रहा है वो सब हमारे लिए अमेरिकन है और उसका हम सम्मान करते हैं। जो मस्जिदें बंद हैं, जो धार्मिक स्थल बंद हैं, तो उन्हें खोला जाएगा। जिन लोगों पर रोक लगाई गई है उनको आने की इजाज़त दी जाएगी। तो मुझे भी लगता है कि एक बेहतर शुरुआत हो रही है अमेरिका में। तो यहाँ भी फिरका परस्त हुकूमत है। ये हुकूमत अपनी गद्दी बचाने के लिए धर्म के नाम पे नफ़रत फैलाती है। तो ऐसी हुकूमत का भी मुझे लगता है कि अंत आने वाला है। बंगाल का चुनाव होगा, वहाँ भी आप देख लीजिएगा। फिर यूपी का चुनाव होगा, वहाँ भी देख लीजिएगा। उसके बाद होगा दिल्ली का चुनाव, उसका भी अंतिम है। क्योंकि लड़ा भिड़ाकर आप कुछ दिनों तक लोगों का वोट ले सकते हैं, नफ़रत फैलाकर। दिल तो जीतेंगे आप मोहब्बत से ही। तो मोदी जी तो इतने बुद्धिमान आदमी है, नफ़रत का खेल तो बहुत खेल लिया। मैं कहता हूँ मोहब्बत का खेल भी थोड़ा खेलिए ना। मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत लीजिए, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत दीजिए। तो एक बार गले लगा के तो देखिए जिनको आप नफ़रत की निगाह से देखते हैं। मोहब्बत का खेल होना चाहिए। अच्छा, अब अमेरिका से फिर एक बार अब आपके वार्ड में वापस आते हैं। आपके वार्ड में आपकी पत्नी सभासद हैं। आपके वार्ड की क्या स्थिति है? वार्ड ठीक है, वार्ड में क्या रहेगा। वार्ड में सफाई सुथराई होती है, पानी की सप्लाई है ही है। कुछ सड़कें वड़कें ख़राब हैं तो अपना वो अब चेयरमैन साहब जब मुनासिब समझेंगे तब बनेगी। प्रस्ताव वगैरह तो दिया, कई बार दिया हुआ है। मैदान का दिया हुआ है कि इसमें इंटरलॉकिंग हो जाए। बहुत डस्ट होती है, बच्चे गर्द लेके घर जाते हैं, बीमारी की जड़ है वो। इसमें कुछ पेड़ पौधे लग जाएँ, इसको सुंदर बना दिया जाए बढ़िया से पार्क। तो हमने प्रस्ताव सबका दिया हुआ है। देखें जब कृपा हो जाए। नहीं होगी तो वक्त सबका बदल रहा है, हो सकता है हमारा ही बदल जाए। हमारा वनवास भी 2 साल का मेहमान है, तो हो सकता है हमारा वनवास भी ख़त्म हो जाए। तो हम आएंगे, तू नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। आपने देखा किस तरीके से पूर्व चेयरमैन अर्शद जमाल साहब बड़ी बेबाक अंदाज से अपने दिल की बात को जनता तक
पहुंचाते हैं, मन की बात कहते हैं और दूसरों की मन की बात सुनने की अपेक्षा भी रखते हैं। ये इनकी खास बात है। आपके मन में भी कोई सवाल होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आप पूछिएगा।